हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट वाइसन संगवाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। पहले आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। हर नेम इज़ तुम्बोम रिबा जामो। शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर। शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर एंड अ वेरी गुड पोइट. Currently, she is a General Secretary of APCTA, that is Arunachal College Teachers Professor Association. She is also a brand ambassador of Swachh Bharat Abhiyan. So, hi ma'am. Hello, namaskar. Hello. I forgot to mention she is also a state and national award achiever. Thank So you. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ हमारे टॉक शो पे. Thank you so much. आई वांट यू ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. थोड़ा अपना बारे हमारे व्यूवर्स को बताएं. जी अच्छा, नमस्ते सभी को. क्या कहूँ कि आप लोगों का प्यार है जो मुझे आज इस टॉक शो में यहाँ आने लायक बनाया. मुझे तो ज़्यादातर यूथ लोग पहचानते हैं. मैं तुम्बम रिबा लिली जोमो हूँ और क्या कहूँ कि बस मैं तो एक टीचर हूँ. तो मुझे अच्छा लगता है कई तरह के यूथ के जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व होने में, जिसे लोग सोशल सर्विस का नाम देते हैं. मैं अपने शौक़ से वो सब काम करती आई हूँ और जैसे कि आपने अभी बताया एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, पढ़ा रही हूँ. साथ ही स्टेट की तरफ से अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था गवर्नर ने, वो तो हूँ ही. और आपने अभी बताया कि अपने अपाक्टा के जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वो भी हूँ. और पहली बार हमारे अपाक्टा की हिस्ट्री में पहली बार कोई लेडी है जो इस पोस्ट पे उन्होंने चुना है. और ये कहकर मैं खुद को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, मैं उल्टा इस मंच के द्वारा उन सभी कॉलेज प्रोफेसर्स को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस पोस्ट के लिए मुझे नियुक्त किया. तो आप सभी का प्यार मुझे इस तरह से मिलता रहे. थैंक यू सो मच आप सभी को. ओके मैम, सो आज अब ये जो टॉक शो है हमारा, जी. सो वी ब्रिंग अ गुड पर्सनालिटीज़. तो हम सो दैट वी कुड एबल टू एनकरेज जो यहाँ पे व्यूअर्स है, यूथ है हमारे प्रदेश के, सो दैट वी मे एबल टू एनकरेज देम समर हाउ वे. तो सो हम
आपसे कुछ सवाल करेंगे, इंटरेक्शन होगा, हंसी मजाक चलेगा। ज़रूर, मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी जी। वैसे मैं कोई यूथ आइकन वगैरह तो हूँ नहीं। मैंने देखा आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर है, टाइसन टॉक शो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और यूथ को आप टारगेट करके जो अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, तो इसमें ब्लॉगर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एक्टर आते हैं, है ना, एक्टर्स। तो मैं ना सिंगर हूँ, ना ब्लॉगर हूँ, ना एक्टर हूँ, बस मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा या इनवाइट किया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, मैं तो बस मस्ती करने आई हूँ आप सभी के साथ। यस मैम, एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि हैप्पी लाइफ कैसे जीना है, क्योंकि वर्क जो प्रोफेशन एंड जो पैशन को जो बैलेंस लाइफ करते हैं वो आपसे बहुत सीखने हैं। सो आज हम उम्मीद करते हैं कि ये व्यूअर्स लोग आपसे बहुत सीखेंगे। सो आप शुरू करते हैं? जी ज़रूर। या पहले सवाल आपसे है, आपके स्कूलिंग लाइफ कैसे रहा? मेरे स्कूलिंग लाइफ मैं तो कहना चाहूँगी कि हर कोई कहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड है ना, मेरी भी स्कूलिंग लाइफ गोल्डन पीरियड थी। मुझे बचपन से ही, स्कूल जाने से पहले से ही मुझे बहुत सारी शिक्षा घर से ही मिली। सबसे पहली मेरी टीचर तो मेरी मम्मी रही और मेरे पापा जो फ़ौजी में कंपनी कमांडर थे, तो उनका बहुत ही इधर उधर बिजी रहते थे। तो पहली टीचर मेरी मम्मी थी और मम्मी से और पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा और बाद में फिर स्कूल में जो कुछ सीखा तो उन्हीं अपने टीचरों की भी बदौलत आज शायद मैं इस मुकाम पे हूँ कि आप मुझे इस लायक समझे। यस, ओके। सो आपने पढ़ाई कहाँ पे की? जी, स्कूलिंग की पढ़ाई तो बचपन में तो शुरुआत तो घर में की, उसके बाद तो कई सारे स्कूल बदले मेरे, है ना। अरुणाचल से शुरू की, फिर यहाँ से बाहर भी स्कूलिंग वगैरह। फ़ौजी लाइफ कुछ ऐसा होता है कि उसमें बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। कई बार तो साल में 2 या 3 बार भी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते होते आ गई फिर आपके बीच। सो एज सिंस यू आर अ लेक्चरर नाउ, तो आपके बचपन से आपके एम्बिशन वो था, लेक्चरर था कि जैसे इवेंचुअली हो गया? बचपन से तो मेरा एम्बिशन हर रोज़ बदलता था, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग हर रोज़ बदलते थे। मैं कभी चाहती थी कि वकील बनूं, कभी चाहती थी कि इंस्पेक्टर बनूं, वो इंस्पेक्टर वाला यूनिफॉर्म और वो कैप मुझे बहुत पसंद था। और कभी चाहती थी ये बनूं, डॉक्टर बनूं। और प्रोफेसर बनना तो मेरा देर से ही मैंने वो सपना देखा, लेकिन मेरे एम्बिशन बहुत बदलते रहे। और मैं बीच में तो मैंने ये भी सोचा था कि क्यों जॉब करूं, कुछ बिजनेस वगैरह करूंगी और अपना बुलेट लेकर सारी दुनिया घूमूंगी, यही मैं सोचती थी। लेकिन बाद में जब बड़ी हुई, मेरी एक कजिन थी जो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो अभी तो उन्होंने अपना जॉब बदल लिया, वो APCS ऑफिसर है। लेकिन उनको जब मैं देखती थी और जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो सब लोग उनकी इतनी तारीफ़ करते थे, और मैंने भी उनको देखकर मैंने भी सोचा कि वो बनती है तो मुझे भी बनना ही है। और उसके बाद मैं भी लग गई पढ़ाई पे। जी। ऐसे तो बचपन से पढ़ाई मेरा बहुत अच्छा था। तो उस ज़माने में क्या होता था, डबल प्रमोशन होते थे, अच्छे जो पढ़ाई में अच्छे थे बच्चे। तो उस तरह से मेरा 2 बार डबल प्रमोशन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से तो पढ़ाई में तो अच्छी थी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हम लोगों ने देखा है कि आप बहुत सोशल वर्क्स करते हो। जी। तो हमने ये भी देखा है कि जैसे कि NSS वॉलंटियर्स, ये लोग को लेके आप बहुत काम करते हो, सोशल वर्क्स करते हो, एंड आप जो प्लांटेशन ड्राइव्स करते हो, तो उनके ऊपर हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा बता पाएंगे? जी, अच्छा। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि पापा जो फ़ौजी ऑफिसर थे, उन कंपनी कमांडर थे आर्मी में। तो उनका रिटायरमेंट हुआ था श्रीनगर के, कश्मीर के श्रीनगर के डिग्निबल के 13 बटालियन से। मैं रिसेंटली वहाँ होकर भी आई हूँ। तो पापा जो हमेशा कहते थे कि पापा चाहते थे कि मैं भी फ़ौज में जाऊँ। तो मुझे भी लगता था कि जाऊँगी, लेकिन बाद में मेरा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो बीच बीच में पापा मुझे बोलते थे कि, मैं उनसे कहती थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और जैसे कि बचपन में नहीं होता है कि देश के लिए करना मीन्स मैदान जंग में उतरना है। तो मैं पापा से पूछती थी कि नेक्स्ट वर्ल्ड वार कब होंगे, ताकि मैं भी यूनिफॉर्म में उतरूँ। तो पापा बोलते थे ज़रूरी नहीं कि तुम नेक्स्ट वर्ल्ड वार के लिए लड़ो, है ना। अभी भी समाज में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उससे तुम लड़ो,
है ना। और अच्छी देशभक्त हो, अच्छे सिटीजन हो, ये जताने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम्हें फ्रंट पर ही जा कर के वार लड़ना है ना। कोई युद्ध लड़ना ये ज़रूरी नहीं, तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हो जी। और अब समय आ गया है कि हमें ये नहीं पूछना है कि समाज से हमें क्या मिलेंगे, हम समाज को क्या दे सकते हैं वो देखो। तो बचपन से इस तरह की बातें पापा से सुनती आई थी और हम लोगों को सिनेमा भी इधर उधर के नहीं दिखाते थे, जितने भी देशभक्त सिनेमा थे, हिंदुस्तान की कसम, ललकार, इस तरह से देशभक्ति फिल्में दिखा कर मेरे दिमाग में भी एक जज्बा उठता था ये देख करके कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं। तो पापा की बातों से ही इंस्पायर होके मैंने डस्टबिन इंस्टॉलेशन का शुरू किया था, मिशन क्लीनलीनेस विद माय ग्रीन डस्टबिन नाम से। मिशन क्लीनलीनेस विद माय ग्रीन डस्टबिन। ये शुरू करने के पीछे भी एक कहानी है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स थी, कोबियम जिर्दो है ना, मतलब उन लोग यूथ लोग, और कुछ और फ्रेंड्स भी थी उसमें जुड़े हुए थे। तो उन लोगों के साथ डस्टबिन बनाना मैंने, गुरु केन रिबा है ना, हमारे भाई एक डांसर भी है, वो बहुत कुछ करते थे। तो डस्टबिन बनाना ये सब मैंने गुरु केन से मैंने सीखा, उन लोग किस तरह से बनाते हैं, और उनके प्रोग्राम में मैं शामिल हुई। आईजी पार्क में फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत अच्छा सक्सेसफुली किया था, जिसमें समाज के हर तबके से यूथ लोगों ने साथ दिया। तो उन लोगों का देख करके फिर मैंने घर जा करके मैंने डस्टबिन बनाना शुरू किया, ग्रीन कलर के ही डस्टबिन जगह जगह इंस्टॉल किए। यस। तो अभी फ़िलहाल आप वो काम को कंटिन्यू कर रहे कि? अभी एक्चुअली गवर्नमेंट का भी ये है कि आदमी डस्टबिन कचरा ही न फैलाए। यस। सर पहले बात तो ये, और ये क्या है कि डस्टबिन तो रख देते हैं, भर जाते हैं, लेकिन उसे खाली करने वाले कहाँ हैं। और डस्टबिन का सही इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। लोग उसी डस्टबिन को जो मैं इंस्टॉल करती 2-4 दिनों बाद देखती थी गायब, फिर देखते थे भांगा सिंगा में किसी ने बेच दिया। तो बहुत ही मुझे निराशा होती थी, लेकिन उस पर भी पापा कहते थे कि निराश मत हो, एक दिन तो अच्छा समय आएगा। तो अब क्या है, लोगों ने कचरा फैलाना कम कर दिया। अब तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी भी तो समय समय पे आकर ये कचरे ले जाते हैं। और अब अवेयरनेस मतलब लोगों में पहले से थी, लेकिन खुलकर वो नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ अभी हर जगह अपने अपने घरों में घर में डस्टबिन है, और सरकार की ओर से भी डस्टबिन इस तरह से मुहैया कराई गई। तो मेरी तो डस्टबिन छोटी सी ही थी, वो जो टीना का तेल का पीपा, वो इतना इस्तेमाल भी नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाता था। मेरे तो बस उसी के ज़रिए एक मैसेज भेजना था कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें, और मुझे लगा कि डस्टबिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपने स्टेट से बाहर शुरू किया इस काम को। तो स्टेट से बाहर भी काम अच्छा चला। जी। ऑलराइट। तो अगला सवाल है आपके लिए। आप जैसे कि आप फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से हो जी, तो फौजी बैकग्राउंड, फैमिली कैसे आपका डिसिप्लिन किस हद तक पापा ने आपको सिखाया? बचपन से फर्स्ट राइम्स जो मैंने सीखा था जी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज तक मैं उस पर अमल कर रही हूँ। मैं 4 बजे से पहले ही जाग जाती हूँ और उसके बाद जॉगिंग वॉगिंग वो सब करती हूँ, और रात को भी मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे से पहले सो जाऊँ। वो मैं करती आई हूँ, लेकिन अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज तो हो रहे हैं। पता नहीं हेल्दी वेल्दी हूँ कि नहीं, वाइज हूँ कि नहीं, लेकिन उसके बाद उस पर तो अमल करती हूँ। और पापा ने जो कुछ भी सिखाया कि अपने जॉब के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। मुझे आज भी उनके वो शब्द याद है जब वो कहते थे कि छुट्टियों में जब मैं घर जाती थी, कितने दिनों के लिए आई हो, मैं कहती थी 7 डेज़ का छुट्टी लिया। तो बोलते हैं कि तुम 5 डेज़ में 5th डे में तुम वापस जाओ, क्योंकि तुमको वापस जा कर के एक दिन रेस्ट करके फिर ड्यूटी ज्वाइन करना है। वो मुझे कहते थे, लोग तुम्हें लिली मैडम क्यों कहते हैं? तुम्हारी पोस्ट की वजह से। उस पोस्ट को इज्जत करो, उस पोस्ट से तुम अपने जॉब से प्यार करो। तो पापा ने हर तरह की डिसिप्लिन जो मुझे जो सिखाया, आज भी मेरी जेहन में वैसे ही ताज़ी है, और मैं कोशिश करती हूँ उस पर अमल करती रहूँ। ओके, अगला सवाल है। अब गाइस, आप लोगों को पता नहीं होगा, जो मैम है वो एक राइडर भी है, एक बुलेट चलाती है वो तो आप बुलेट का रिगार्डिंग एक्सपीरियंस कैसे था? आपने शुरुआत कैसे की? अच्छा, शुरुआत जो है उस ज़माने में पब्लिक लोगों के पास, कॉमन पब्लिक के पास बुलेट नहीं होते थे जी। तो जो फौजी वाले बुलेट जो पापा के पास एक थी,
तो उस बुलेट को पापा तो उनका वो शोफर ड्राइवर गाड़ी आते थे जो ड्राइवर के साथ, तो वो ऑफिस उससे से जाते थे और बुलेट घर में किसी कॉर्नर में पड़ी रहती थी। तो मैं क्या करती थी कि उसे धोना, पोंछना, चमकाना वो मेरा काम होता था और मुझे अच्छा लगता था। मैं डॉल्स गुड़ियों से नहीं खेला, मैं उसी बुलेट से मैं खेलती थी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे लगा कि इसे स्टार्ट करना है, और पापा जब स्टार्ट करते थे मैं ध्यान से देखती थी और उनके साथ राइड पे मैं हमेशा जाती थी। तो किस तरह से गियर शिफ्ट करते हैं, एक्सीलेटर कैसे दबाते हैं, ये सब मैंने पूरी तरह से मेरे दिमाग में फिट थे। तो जो ही मेरी हाइट वहाँ तक पहुँची, मैं धक्का लगाना शुरू किया। शुरू में तो गिरी भी, चोट भी लगी, धक्का लगाना शुरू किया, दूर तक जाती थी। फिर स्टार्ट करके धीरे धीरे मैं सीख गई चलाना, और उसके बाद तो पीछे नहीं मुड़ा मैं, बस अच्छा लगता है। कभी पेरेंट्स से कभी मार पड़ी है इसकी वजह से? हाँ, क्योंकि मम्मी बहुत डांटती थी, वो कहती थी कि मतलब इतनी भारी भरकम बुलेट है, तुम गिरोगी, चोट लगेंगी चेहरे पे, यहाँ वहाँ चोट लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दो। लेकिन बाद में क्या होता था कि घर में जब मेहमान आते थे, कभी चीनी चाय पत्ती कुछ भी कम हो जाते थे, तो हमारे कुक थे हरीराम नाम से, वो मम्मी को इशारा करे, मम्मी फिर निकल के मेरे हाथों में पैसे थमा के, जाओ मार्केट से ये वो लेके आओ। तो इस तरह से उन लोगों ने भी मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया और मेरी मौसियों को भी लगता था कि लड़की है, लड़कियों की तरह रहो। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने जब देखा कि मैं बचपन से बहुत डिसिप्लिन थी, और डिसिप्लिन है, ऐसे नहीं कि बुलेट चलाकर बाहर घूमती फिरती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। घर के काम से ही मैं जाती थी, आती थी। तो उन लोगों ने भी जब देखा, उन लोगों ने भी मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आज तक हमारे यहाँ सोसाइटी में लोग भी मुझे देखकर कभी सोचते होंगे ये लेडी है क्या चला के घूमती है, सोचते होंगे, लेकिन मेरे सामने कभी मुझे उस तरह से नहीं कहा। हाँ, उल्टे मुझे सामने तो तारीफ करते हैं, पता नहीं पीठ पीछे क्या बोलते होंगे। तो बस वही। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। तो आपने जैसे कि आप मेंशन, जो आप लोगों को मैंने मेंशन किया कि मैम जो एक नेशनल एंड स्टेट अवार्ड है बहुत अचीव करके है, मैं उन सभी को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो मैम, शी इज़ ऑल्सो a state and national award achiever. National Award 2020 at Lucknow. Agman Tejaswini Fantasy Female Award 2020. Arunachal Pradesh State Award 2016. Silver medalist. शताब्दी सम्मान पदना 2019 जी, पूर्वोत्तर कवयोत्सव सम्मान 2019। सो मैं आप लोगों को आपको इस अवार्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो क्या अवार्ड है। अच्छा। तो आपको क्यों मिली वो, तो आप बता पाएंगे? हाँ, तो पहले जो आपने गिना वो तो राष्ट्रीय सम्मान है, नेशनल अवार्ड है। एक्चुअली वो लिटरेचर के लिए मिला है। तो मैं थोड़ी बहुत लिखती भी हूँ। मैंने उपन्यास लिखे अरुणाचल प्रदेश की, जो यहाँ की महिलाओं की स्थितियों पर, तो उस उपन्यास को बहुत ही पसंद किया गया। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ की लोक कथाओं पर भी मैंने लोक कथाओं का संग्रह लिखा, तो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बुक छप जाती है, मार्केट में आती है, लोग थोड़ी बहुत देख करके भुला देते हैं। लेकिन बाहर में, खास करके जब बाहर में दिल्ली में, वहाँ पर जब भी कुछ भी उत्सव होता है लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित, तो उन लोग याद करते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद उन लोग सम्मानित करते हैं। तो रिसेंटली वहाँ पे साहित्य कला जो दिल्ली में है, साहित्य कला अकादमी, वहाँ पे भी कविता पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया। और वहाँ ऐसे लिटरेट लोग थे, मतलब जाने माने, जिनको मैं, कमला दास है ना, बड़े बड़े राइटर, उन लोगों को मैं बस यहाँ न्यूज़ में देखती हूँ, वहाँ उनको साक्षात मेरे सामने, और वो लोग मुझे सुन रहे थे मेरी कविता पाठ को, तो बहुत सम्मानित फील हुई। तो इस तरह के कार्यक्रम में उन लोग बुला करके फिर उन लोग सम्मानित करते हैं। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को ये भी लगता है कि हमारे राज्य जो अरुणाचल प्रदेश, ये अहिंदी भाषी क्षेत्र है, मतलब हिंदीतर, यहाँ पर यहाँ की जो मातृभाषा हमारी अलग है ना, उसके बावजूद भी जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ लोग बहुत सराहना करते हैं। आप सोचिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग हम लोग बोलियाँ बोलते हैं, है ना, अपनी गालो बोली, निशी बोली,
अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम लोग वहाँ की भाषा में लिखते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। और वैसे भी अपनी राष्ट्रभाषा है हिंदी, है ना। तो ऐसे में बस जब लिखते हैं और उन लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके उन लोगों को अच्छा लगता है। और जब भी मैं लिखती हूँ अपने यहाँ की संस्कृति के बारे में, हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हमारी अमूल्य धरोहर है, हम लोग इसका जो मूल्य है हम लोग नहीं समझ पाते। समझना चाहिए हम लोगों को, इसे संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। ये आबोतानी की कहानी जो है, आबोतानी के बारे में, मोपिन त्यौहार क्यों मनाते हैं, और तावांग में भी तो कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, वहाँ की लोक कथाएँ हैं। और जो हम लोग कहते हैं गंगा लेक, ये गंगा लेक नहीं है, ये ग्याकर सिंगी है। लेकिन कितनों को मालूम है, लोग इसे ग्याकर सिंगी नाम से क्यों नहीं पुकारते। हमें अपनी चीज़ों को हमें सराह कर रखनी चाहिए, सहेज कर रखनी चाहिए। हम अपने आबोतानी को, दोनी पोलो को क्यों भुलाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को जो है, अपनी संस्कृति को, अपनी आदिवासी होने का मुझे बहुत ही हमें गर्व है जी। हमारे अरुणाचल तो 100% आदिवासी ही क्षेत्र है। तो हम लोग अपनी चीज़ों को हम लोग सहेज कर सुंदर से, हम लोग चाहे किसी भी भाषा में आप लिखिए, लेकिन इन चीज़ों को हम लोगों को लिखकर संग्रहित करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के युवा वर्ग में उनको भी दोषी नहीं मानती, लेकिन जो हम लोग पश्चिमी सभ्यता में हम लोग घुल रहे हैं, तो कल को 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद भुला देंगे सब कुछ जी। तो इन चीज़ों को हम लोगों को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे भाषा किसी भी ज़रिया हो। इन चीज़ों को हम लोग अपना मूल्य नहीं समझते, लेकिन लोग समझने लगे हैं। तो इस तरह से इन विषयों पर जब लिखती हूँ लोगों को अच्छा लगता है। और साहित्य जो संबंधित जो लोग हैं वो लोग ही बुला करके सम्मानित करते हैं। तो लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश जो सरकार है जी, वहाँ पे लखनऊ में भी मुझे उन्होंने बुला करके सम्मानित किया, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उपाधि से सम्मानित की, उस सम्मान से। और साथ ही मुझे पहली बार अपने लेखन की वजह से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसी सराहना मिल करके अच्छा लगता है। आप कुछ सो मैम, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कुछ फेवरेट पोएट, आपके लिखी हुई 1-2 लाइन हो जाए जी हमारे व्यूअर्स के लिए। ज़रूर। कविताएं जो मेरी पसंदीदा कविता मैं कई बार सुना चुकी हूँ, इसीलिए दूसरी पसंदीदा कविता है पहल नाम से, वो सुनाना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है पहल। पहल मतलब शुरुआत, है ना। हज़ारों होंगी मशालें पर जलती तो एक चिंगारी से है। हज़ारों होंगी मशालें पर जलती तो एक चिंगारी से है। मंजिलें होंगी कई हज़ार पर पहला कदम तो उठे सही। ज़रूरी नहीं कि हर कदम बुलंदियों के आसमां को छूमे। ज़रूरी नहीं कि हर कदम बुलंदियों की आसमां को चूमे, पर ज़रूरी है कि पहला कदम तो ज़रूर उठे। देर है तो बस एक चिंगारी को सुलगाने की, मन में नवीन आशाओं के दीप जलाने की। फिर देखो अंधेरा कैसे नहीं छटेंगे, फिर देखो अंधेरा कैसे नहीं छटेंगे, सकारात्मक बदलाव कैसे नहीं आएंगे। ओह, तो फैसला हो रहा है कि चिंगारी कौन सुलगाए। इस उधेड़बुन में हो कि पहला कदम कौन उठाए। पर पहल तो किसी को करना ही होगा, पर पहल तो किसी को करना ही होगा। मुझे या आपको पहल तो किसी को करना ही होगा, एक सकारात्मक बदलाव लाना ही होगा। वाह। ये कविता मैंने तब लिखा था जब मैंने शुरुआत की थी ग्रीन डस्टबिन की। मुझे लोग कहते थे, मेरे खुद अपने भाई भी कहते थे, तुम डस्टबिन लगाओगी लेकिन उसका इस्तेमाल होगा या उससे जो मैसेज तुम देना चाहते हो पब्लिक को, वो मैसेज कहाँ जाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे कि नहीं। तो मैंने खुद को, मन को कड़ा करने के लिए एक प्रयास, एक कोशिश, तो एक पहल तो करूँ। लेकिन उस पहल ने जो रंग लाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ साथ कई लोग जुड़ गए इस डस्टबिन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में। जो उस समय जो एमएलए थे कीपा बाबू सर, जो माउंटेनियर अंशु जामशेनपा, है ना, फिर माउंटेनियर वो जो टीने मेना, और भी कई लोग जुड़े। यहाँ तक कि जॉन अब्राहम जब अरुणाचल आए थे मुझसे मिले, और उन्होंने मुझे ये आश्वासन भी दिया था कि इस तरह के प्रोग्राम में अगली बार अगर मुझे उन्हें याद करूँ तो वो आना ज़रूर चाहेंगे।
ऐसा उन्होंने कहा भी था। तो देखिए एक पहल, Yes, एक yes. सकारात्मक बदलाव तो लाना ही है जी। और उस सकारात्मक बदलाव के लिए मुझे, आपको, हम सभी को आना है, तभी हम लोग बेटर अरुणाचल का निर्माण कर सकते एग्जैक्टली हैं। जी, यस। मैं बहुत ही पॉजिटिविटी मेरे अंदर है जी। जो चाहे हो ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हम सब मिलकर बेटर अरुणाचल तो हम लोग बना सकते हैं, हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हाँ, हैं, पहल तो कर जी। सकते हैं। जी, ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर। अभी हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं इसको, रैपिड। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बस सिंपली बहुत शॉर्ट में आपको जल्द में जवाब देना है। जरूर So, शुरू करें। जी। डू यू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस? नो। ओके, फैंटेसी बाइक ब्रांड? फैंटेसी बाइक ब्रांड जी। दिस इज अ सीक्रेट, बट हार्ले डेविडसन, यस, वो तो मैं ज़रूर लूँगी। एक्चुअली दिस वाज अ सीक्रेट, लेकिन यहाँ बता रही हूँ, कल को अगर नहीं ले पाई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ, वो मेरा सपना है, हार्ले डेविडसन। अगला सवाल, मेल क्रश, एनी कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई पर्सनालिटी? मेरे घर में बैठा हुआ है, वही है। ओके, उसी के पर और एक सवाल है जी। Who approached you first? आपके हस्बैंड ने आपको किया कि आपने उनको किया? ऑब्वियसली उन्होंने वो भी मुझे बुलेट में देख करके कहते हैं कि फर्स्ट टाइम तुम्हें जब देखा, बुलेट में ही देखा, तभी प्यार हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ, मुझसे नहीं, शायद बुलेट से तुम्हें प्यार हुआ। ओके, द लास्ट वन जी। ए बाइक राइडर और ए लेक्चरर? ये आपने क्या पूछ दिया? एक्चुअली आई वांट टू बी द बोथ। ओके, जेन्युइन। क्योंकि इसमें एक तो एज ए प्रोफेसर जी, मेरा जो काम है, टीचिंग को मैं जॉब नहीं मानती, ये एक तरह का सोशल वर्क ही है। yes. वो भी हो रहा है, और मेरा अपना पैशन जो राइट, दोनों। ओके, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट तो सी माय ममा वॉकिंग आफ्टर ए मेजर सर्जरी, हिप सर्जरी। ओके, तो अभी वो कैसी है? अभी ठीक है, उनका प्लेटिनियम प्लेट लगा था, और आई वाज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड कि मम्मी ठीक होंगे कि नहीं, लेकिन बाद में जब देखा वो चलने लगी और अभी भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड आपके इस थ्रू दिस ये मंच के द्वारा आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर लेनिन लेगू। उन्होंने ही इस तरह से, मैंने सोचा ही नहीं मेरी मम्मी दोबारा चलेंगे। उन्होंने जिस तरह से सर्जरी की और मम्मी की देखभाल की, अब मम्मी हमसे ज़्यादा डॉक्टर लेनिन लेगू को ही प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर लेनिन लेगू। हमारे यही प्रार्थना है कि आपकी मम्मी ऐसे ही हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। ओके, ये था रैपिड फायर राउंड जी। सो फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, सो आपके लिए अगला सवाल है, अभी आप इतने कुछ अचीव कर चुके हो, तो एनी गोल इन फ्यूचर? है ज़रूर। आप बता पाएंगे वो गोल क्या है? एक्चुअली मैं क्या मानती हूँ कि एक गोल तो हमेशा रखना ही है, वो गोल अचीव हुआ फिर नेक्स्ट एक गोल रखना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम लाइफ इज़ टू गो ऑन, और ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ते ही रहना है। और उस आगे बढ़ने के लिए मुझे फ़िलहाल जो मेरी जो गोल मैंने टारगेट की रखी हुई है, ये बहुत ही ज़रूरी है, और फ़िलहाल मैं इस गोल को नहीं बता पाऊँगी, सॉरी डियर। ओके मैम, यू आर एक बाइक राइडर हो जी। तो आप जब बाइक राइड पे जाते हो, 99% लोग मेल होते हैं जी, तो आपको कभी डिस्कम्फर्ट कभी फील हुआ? नो, कभी उनको हुआ होगा नो डाउट, क्योंकि मेरे सामने खुलकर उन लोग अपनी गर्लफ्रेंड हैन तेन की कहानी मतलब उन लोग सुनाना मुश्किल लगता था होगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही पापा ने जिस तरह से मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, जिस तरह से पापा ने मामा ने मुझे पाला है, मुझे कभी अपने भैया के और मतलब घर के मेल मेंबर्स के बीच उन्होंने फील नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ, है ना। तो हमारी फैमिली में ही उस तरह के
माहौल है कि कभी फील कराया ही नहीं, तो इसलिए राइडर्स के बीच मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हमारे राइडर्स भी सब बहुत ही उस तरह के हैं कि हम लोग एक ही फैमिली के, मानो एक ही फैमिली के हो। तो उन लोगों को शायद फील हुआ होगा कि इनके सामने कुछ भी बोल दूं, जा करके फिर घर में बता देंगे, लेकिन मेरे साथ कभी उस तरह से फील नहीं हुआ। ओके मैम, आप एक स्पोक्स पर्सन भी हो यहाँ रॉयल अरुणाचल राइडर बुलेट क्लब की, तो आप उस क्लब के बारे में आप कुछ बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, हमारा रॉयल अरुणाचल राइडर्स क्लब जो है बुलेट क्लब, एक बहुत ही बेहतरीन बुलेट क्लब है। और इस क्लब में जो है हमारे साथ कुल मिला करके 45 राइडर्स हैं, और सभी लोग समाज के हर तबके के हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कई लोग हैं। तो हम लोग सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे की हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं जी। और इज्जत साथ में प्यार, और जो बॉन्ड हम लोगों को चाहिए, हम लोग उस तरह से बंधे हुए हैं एक फैमिली की तरह। तो क्या होता है कि कई बार राइड तो फन है, और राइड भी हम लोग अवेयरनेस राइड हम लोग बहुत कर चुके हैं जी। 45 अवेयरनेस राइड कर चुके हैं अभी तक। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग पूछते हैं आप लोगों को कोई पे करता है क्या? मैं आप लोगों को भी, दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि हम लोग इस तरह के, हम लोग जो अवेयरनेस राइड हो या कोई भी राइड हो, उसके लिए हम लोग पैसा बिल्कुल नहीं लेते। हम लोग सब लाइक माइंडेड हैं, है ना। तो डस्टबिन इंस्टॉलेशन के प्रोग्राम में भी राइडर्स लोग हम लोग मिलकर करते हैं, और कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम हो या सोसाइटी के, या कहीं पे बस्ती में आग लगी हो, या कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी गांव में कहीं होता है ना बड़े बूढ़े जिनके आगे पीछे कोई नहीं, तो उनका घर मतलब कच्चा घर ख़राब हो गया, दोबारा बनाना हो, तो उसमें भी हम लोग चुपचाप जाकर मदद करते हैं, बना भी देते हैं। तो इस तरह के हम लोग अवेयरनेस राइड तो करते हैं ही, और सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, और आपस में हम लोगों का बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। हम लोग कोशिश करते हैं कि महीने में एक सैटरडे हम लोग साथ बिताएं, है ना। कई बार हर कोई अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे से हमेशा टच में रहें। तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, बताने ज़रूरी नहीं होता है, कहीं से भी सुन ले, हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी। ओके, ऑलराइट, आपके लिए अगला सवाल है जी। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप? ओके, इमोशनल कनेक्शन और फिजिकल कनेक्शन? इमोशनल कनेक्शन। जी, ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसे इसीलिए लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन तो किसी से भी हो जाएगा, है ना, और फिजिकल अट्रैक्शन के बाद कोई गारंटी नहीं कि उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जी। लेकिन आप अगर इमोशनली कनेक्टेड हो तो क्या होता है कि फिजिकल वो इतना ज़रूरी भी नहीं लगता, है ना। कई बार जो है आपस में जोड़ी में भी ऐसा होता है ना कि जब इमोशनल कनेक्शन जब कम हो जाता है, जो इमोशंस आपस में नहीं मिलते, तो उस समय में रिलेशनशिप भी टूटने की कगार पे आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपने पूछा फिजिकल रिलेशन, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं कि इमोशनल कनेक्शन जितना हो। जी जी। ओके मैम, आप खुद एक प्रोफेसर हो जी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, 12th पास करते हैं, इसके बाद हम डिग्री लेते हैं जी। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे डिग्री पे जाते हैं। अच्छा। वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, यानी करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस जो है, मैं तो अपने सभी स्टूडेंट्स से मैं क्लास के दौरान भी कहती हूँ कि पढ़ाई भी आप लोग सेलेक्टिव ना पढ़ें, है ना। सिलेबस में से उन लोग क्वेश्चन पेपर देख करके देखते हैं, ये लास्ट ईयर आया, इस बार नहीं आएंगे जी। इस तरह से बच्चे सेलेक्टिव पढ़ते हैं। जो सेलेक्टिव पढ़ते हैं वो अटक जाते हैं पढ़ाई में, चाहे वो एग्ज़ाम पास कर लें, उसके बावजूद भी जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जब आती है, इंटरव्यू के दौरान हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहें। जी। और गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो ठीक, और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो भी ज़रूरी नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही एक ज़रिया हो आपका पेट पालने के लिए, परिवार के पेट पालने के लिए। आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है और कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको कोशिश करके देखना चाहिए कि किस तरह से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ना सही, अलग अलग फील्ड में भी कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा, बहुत पढ़ लिख लेने के बावजूद भी लोग बिज़नेस में जब उतरते हैं, बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेस होते हैं जी।
है ना। और गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर नहीं हुआ, वहाँ क्लिक नहीं किए, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, एक ध्यान से अगर हम लोग देखें तो मैं कल भी चर्चा कर रही थी, एक बार्बर जो है, जो बाल काटते हैं ना, उनका काम मतलब एक बार बाल काट दिया, कमाई किया और दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके बाल थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, आप उन्हीं को ढूंढेंगे, है कि नहीं। तो उससे भी कमाई हो सकता है। बाहर आप देखिए जावेद हबीब, सच कहे तो वो उसे भी तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बार बार कहेंगे ना, नाई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस काम को उन्होंने ग्लैमरसली ग्लोरीफाई करके वो कितने आगे बढ़ गए। ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, प्रयास करें, और एक बार कोशिश करने से, सच्चे मन से कोशिश करने से मुझे तो लगता है कि ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारे यहाँ के यूथ जो है, मैं तो देखती हूँ कि उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरी हुई है। सिर्फ उसी में ही नहीं, सिंगिंग के और डांस वगैरह भी आप देखिए, बिना ट्रेनिंग के ही उन लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जी। तो जाहिर है टैलेंट तो है। वही है कि निराश नहीं होना चाहिए। निराशा का समय आता है, हमारे भी आए, उसको ओवरकम किया, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जितने भी बड़े स्टार हो, जो हो, उनको भी देखिए, लाइफ में उनका भी स्ट्रगल का समय ज़रूर आया, है ना। उस स्ट्रगल के समय भी वो कंसिस्टेंसी बने रखे, मेहनत करते गए, तभी तो आगे बढ़े। हर कोई माँ के पेट से कामयाब होकर को तो नहीं निकलते, तो मेहनत के बल पर ही बनते हैं। और कई बार मेहनत के साथ किस्मत का भी होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार मेहनत से किस्मत को भी बदल सकते हैं, इस बात को भी हम लोग ना भूलें, है ना। इसलिए किस्मत के बल पर ही बैठे रहेंगे तो भी शायद नहीं, इसलिए मेहनत से किस्मत को भी बदल सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। इसलिए मैं यूथ को भी कहना चाहूँगी कि आज आप क्लिक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, यहाँ ना सही वहाँ तो आपके लिए कहीं तो जगह होंगे ही। जब ईश्वर ने पेट दिया है, भगवान ने पेट दिया है, तो उसे पालने का ज़रिया भी उन्होंने कहीं ना कहीं लिख रखा है, उसे बस तलाशने की देर है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें और आत्मविश्वास न खोएं। ओके, सच ए नाइस वर्ड मैम, थैंक यू। सो आप आफ्टर बर्थ आपने फिर बाइक चलाना कब शुरू किया? आफ्टर गिविंग बर्थ। आफ्टर गिविंग बर्थ जी, और बेबी होने के बाद जी। बेबी सच कहूँ तो मैं 8 मंथ में भी मेरी एक फ्रेंड थी जिनका ये था, सैलरी जो है रुकी हुई थी जी, तो उनके बॉस के पास जाना था, बाइक घर में थे, तो जीन्स मेरे नहीं आ रहे थे पेट बड़ा होके, तो मैंने हस्बैंड का जीन्स पहन के उनको पीछे बिठा के उनके बॉस के ऑफिस जा करके उनकी सैलरी के लिए बातचीत करके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया था। और बेबी होने के बाद तो बस, तो तब तो आराम, बेबी हो गए, अब कोई चिंता नहीं, तो आराम से। ओके, अब 1 मंथ पे तो आपके उस समय आप बाइक चला रहे थे जी, लेकिन बाद में जब फैमिली वालों को पता चला तो ऐसे डांट पड़ी, क्योंकि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उस समय तो आई वॉज क्वाइट यंग ना, तो मुझे भी ये सब आगे पीछे मालूम नहीं था, लेकिन अभी जब सोचती हूँ मुझे बहुत डर लगता है कि कुछ इधर उधर हो जाता तो क्या होता। यस, एनी डिस्करेजमेंट इन लाइफ दैट यू फेस्ड? हाँ, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? अच्छा, निराशा होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़न्ट ए बेड ऑफ रोजेस, है ना, ये तो हम लोग सुनते आया है, और हमारे साथ, हम लोगों के साथ भी होता है। फैमिली में जब प्रॉब्लम हो, है ना, मेरे क्या कहूँ, आपने जब पूछ दिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे जो फैमिली में भैया का जो बेटा बहुत ही हेल्दी, इतना प्यारा था कि बचपन में उसको बेबी शो होता था ना 15 अगस्त वगैरह में प्रोग्राम में, 26 जनवरी 15 अगस्त, बेबी शो में उसे हमेशा फर्स्ट मिलता था। इतना प्यारा बेबी था, 2 साल उसको फर्स्ट मिला। ऐसा हेल्दी और प्यारा बच्चा, और जब पैदा हुए वो जो ही वॉज 4 किलोज, इतना बड़ा सा सुंदर बेटा। तो जब वो जो उसे बीमार हुआ था, पता चला तब कैंसर का आखिरी स्टेज था।
फिर भी कोशिश की, जो इलाज कराना था कराया, उसके बावजूद भी वो हम लोग उसे नहीं बचा पाए। और जिस तरह से वो मरना नहीं चाहता था, ही वॉज ओनली 24। वो बहुत बोलते थे कि आपने इतना कुछ किया तो आप लोग मुझे बचा लो। जाते जाते हुए भी वो मरना नहीं चाहता था। ये देखने के बाद आई वॉज टोटली ब्रोकन। फिर उसे उस तरह से जाते हुए देख के पापा जीना नहीं चाहते थे। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करने के बाद पापा अगले साल गुजर गए। और पापा बहुत ही हेल्दी थे, एक पैरासीटामोल तक वो नहीं खाए, मतलब नौबत ही नहीं पड़ी दवा तक खाने की। बहुत हेल्दी थे, अच्छा खासा था। रात को भी डिनर पे घर पे मेहमान आए थे, मेहमानों के साथ वो बैठ करके बातचीत किए और सोने से पहले उन्होंने डायरी लिखा। लेकिन अगले ही सुबह अचानक चले गए। वो सब चीज़ों ने, खास करके पापा का इस तरह से गुजरना, मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही दुखद समय था। आई वॉज टोटली ब्रोकन। और पापा की डायरी अभी भी मेरे पास है। डायरी के हर पेज के ऊपर और हर पेज में वो ज़िंदगी का ब्यौरा वो लिखते आए हैं। तो किस तरह से फ़ौजी लाइफ स्ट्रगल करके वो ऑफ़िसर बने, किस तरह से उन्होंने अपना फ़ौज को ग्लोरीफाई किया, सब कुछ, उनका मेडल भी मेरे पास है। तो पापा के डायरी के ऊपर हर जगह डोनी पोलो ब्लेसस, है ना, ये लिखा हुआ। तो आपने उसको देख के टैटू मारा है? हाँ, उसी का स्कैन करा करके मैंने ये टैटू जो है पापा का ही हैंड राइटिंग है। तो पापा का जाना मेरे लिए बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद, क्योंकि पापा मेरे सब कुछ थे। मुझे कुछ भी हो और कुछ, मतलब मेरे बहुत बड़े सपोर्ट थे। और उनका इस तरह से जाना, जा रहे हैं बोल के भी पता नहीं, मैंने इस तरह से अचानक चले जाना बिना कुछ कहे, अचानक गुजर जाना मेरे लिए बहुत ही दुखद था। तो आई वॉज टोटली ब्रोकन एट दैट टाइम। फिर बाद में मैंने सोचा, पापा खुद ही कहते थे कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग बने रहना है। और फिर मैंने देखा मम्मी की हालत भी, बीमारी है, तो जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। सॉरी फॉर दैट। मतलब लाइफ है ही ऐसा। इसीलिए मैं यूथ लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जब हम लोग यंग होते हैं ना, हम लोगों को पेरेंट्स का एडवाइस वगैरह सुनना अच्छा नहीं लगता है। कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं। मैं खुद भी, पापा जब अपने फ़ौजी लाइफ की किस तरह से वो ट्रेनिंग में ये करते थे, वो ट्रेनिंग में भी वो बेस्ट ट्रेनी उनको मिला था। तो ये सब कहानी वो बार बार सुनाते थे, तो मैं भी बोर होकर चुपचाप खिसक जाती थी। तो अब मैं बहुत तरस गई हूँ उनको सुनने के लिए। और जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स से प्यार करो हमेशा, क्योंकि पेरेंट्स आपका ही भला चाहते हैं और आपकी भलाई के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको डांटते होंगे, आपको एडवाइस देते होंगे। आप अभी सुनना आपको पसंद नहीं, लेकिन कल को आप पछताओगे, उनको सुनने को तरस जाओगे। और एक बार जब लोग चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। वो मतलब ये हमारे प्रकृति का नियम ही यही है, नेचर का। लेकिन उस नियम को समझने के लिए कहीं देर न हो जाए, इसलिए समय रहते आप लोग अपने पेरेंट्स से प्यार कीजिएगा, अपनी मम्मी से प्यार कीजिए, पापा से प्यार कीजिए। उनके बातों को, उनके सीख को, एडवाइस को गांठ बांध के रखिए। आपको बेहतर इंसान बनने में, आपको सक्सेस होने में, आपकी कामयाबी में अपने पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स का ही बहुत ही बड़ा हाथ है। इसलिए समय रहते अपने पेरेंट्स से प्यार कीजिए, क्योंकि वही आप उनके सब कुछ हैं, तो आपके भी आपके पेरेंट्स सब कुछ हैं जी। ओके मैम, आप हम जो ये एपिसोड है लास्ट पे आ गए हैं जी। तो इससे पहले, लास्ट सवाल से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ओके, दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम द टाइसन टॉक शो। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। बहुत सुंदर जी। या मैम, आपके लिए सवाल है कि, नॉट सवाल, आप जी। ये प्लेटफॉर्म, इस टाइसन टॉक शो के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से जो आप यहाँ पे हमारे प्रदेश में यूथ हो गया, जो व्यूअर्स है, उनको एक मैसेज देना दीजिए आपके तरफ से। ज़रूर ज़रूर। तो मैं चाहता हूँ आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। ओके, काफ़ी सारा मैसेज तो पहले ही दे दिया, लेकिन एक और मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी, हमारे यूथ को, कि आप लोग जो है बहुत ही अनमोल हो। एक देश का भविष्य, राज्य का भविष्य, समाज का भविष्य, परिवार का भविष्य, आप सभी यूथ हो। तो आपकी
अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को, उस टैलेंट को मत छुपाइए, उसे उभार कर लाइए, क्योंकि आप सभी के अंदर वो पावर है। यूथ के अंदर जो पावर है वो और कहीं नहीं है। हम लोगों के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप जैसे पावर नहीं है। और आपकी जो उम्र है, ये उम्र जो है बहुत ही ज़रूरी समय है। आप समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सही रास्ते पे चलिए और गलती से भी ड्रग्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये ड्रग्स ऐसा एक खोखला कर देने वाली, समाज को खोखला कर देने वाली चीज़ें जो हम लोग बाहर सुनते आए थे, अब हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी जड़ें फैला रही हैं। और इसके जड़ें फैलाने से हमारा समाज का भविष्य, हमारा राज्य का, देश का भविष्य कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे यूथ इस चपेट में पड़े, और जो कोई भी पड़े थे उनका भी मुझे आशा है कि आप लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर हो या फिर इलाज करा करके बहुत जल्द ठीक हो जाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुआ है। जब आँख खुला सवेरा हुई। तो आप लोग अपने पेरेंट्स का बात मानिए और अपने जो इस चक्कर में पड़े हैं, अपने जल्द से जल्द इलाज कराइए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने बड़ी से बड़ी मुसीबत का जब सामना किया तो इसको भी आप पार करोगे, इस पर भी आपकी विजय होंगे। ओके मैम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ इंटरेक्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आज के जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए द टाइसन टॉक शो को। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैम को भी आज हम जितना आप लोगों ने इन द कमिंग डेज जो भी यहाँ पे स्टेट पे, कैपिटल पे कुछ भी काम करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आइए वॉलंटियर होके। सो थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल। आपको भी थैंक यू और टाइसन टॉक शो को भी थैंक्स। और आप सभी को तो बहुत ढेर सारा प्यार, क्योंकि मुझे सदा से आप लोगों से प्यार मिलते आया है और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।